अध्याय 24 वाम पक्ष का उदय। दूसरे दशक के अंतिम वर्षों और तीसरे दशक के दौरान भारत में एक शक्तिशाली वाम पक्ष का उदय हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन में मूलगामी परिवर्तन लाने में इसका योगदान काफी महत्वपूर्ण था। अब तक लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करना था। इससे अब अत्यंत धारदार और सुस्पष्ट सामाजिक और आर्थिक अंतर्वस्तु का प्रवेश हुआ। राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष की धारा और दलितों शोषितों की सामाजिक आर्थिक मुक्ति की धारा एक दूसरे के नजदीक आने लगी। समाजवादी विचारों ने भारत की धरती पर पैर जमाने शुरू कर दिए और समाजवाद भारतीय युवकों का मान्य विश्वास बन गया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस विश्वास की प्रेरणा के प्रतीक बन गए। धीरे धीरे वाम पक्ष में दो ताकतवर दल उभरे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और कांग्रेस समाजवादी पार्टी सीएसपी। रूसी क्रांति का प्रभाव इसके पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति थी। 1917 के 7 नवंबर का लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ने जार के राजशाही शासन को उखाड़ फेंका और पहले समाजवादी राज्य की स्थापना की घोषणा की गई। रूस के नए समाजवादी शासकों ने चीन और एशिया के अन्य भागों में अपने उपनिवेशवादी अधिकारों को छोड़ने की घोषणा की। इसके कारण उपनिवेशों के अधीन विश्व के सारे देशों की नसों में बिजली दौड़ गई। इस क्रांति से लोगों को एक और शिक्षा मिली। यदि आम जनता यानी मजदूर, किसान और बुद्धिजीवी वर्ग संगठित होकर जार के शक्तिशाली साम्राज्य का तख्ता पलट सकते हैं और ऐसी सामाजिक व्यवस्था कायम कर सकते हैं जिसमें एक आदमी दूसरे का शोषण नहीं करता, तब ब्रिटिश साम्राज्यवाद से संघर्ष करने वाली भारतीय जनता भी ऐसा कर सकती है। समाजवादी सिद्धांत की तरफ, विशेष रूप से मार्क्सवाद की ओर, जो बोल्शेविक पार्टी का मार्गदर्शक सिद्धांत था, लोग अचानक आकर्षित हुए। एशिया के लोग इधर खास तौर से आकृष्ट हुए। 1919 में गरम दल के विख्यात नेता बिपिन चंद्र पाल ने लिखा था, आज जर्मनी के सैन्यवाद के पतन के बाद और जार के निरंकुश शासन के विनाश के बाद समूचे विश्व के एक नई शक्ति का उदय हुआ है। वो जनशक्ति है जो अपने वाजिब अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है। संपन्न और तथाकथित उच्च वर्गों के शोषण और उत्पीड़न से मुक्त होकर स्वतंत्रता पूर्वक और खुशी से जीने के अधिकारों के लिए कृत संकल्प है। समाजवादी विचार अब तेजी से फैलने लगे। बहरहाल असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले बहुत सारे नौजवान इसके नतीजों से खुश नहीं थे और गांधीवादी नीतियों, विचारों और यहां तक कि वैकल्पिक स्वराजवादी कार्यक्रमों से भी संतुष्ट नहीं थे। इसलिए मार्गदर्शन के लिए उन लोगों ने अपना रुख समाजवादी विचारों की ओर मोड़ा। सारे देश में समाजवादियों और कम्युनिस्टों के कुछ दल अस्तित्व में आए। बंबई में श्रीपाद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नाम का एक पर्चा प्रकाशित किया तथा पहले समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत की, जिसका नाम द सोशलिस्ट था। मुजफ्फर अहमद ने बंगाल में नवयुग निकाला और बाद में कवि काजी नजरुल इस्लाम के सहयोग से बंगाल की स्थापना की। पंजाब में गुलाम हुसैन ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर इनकलाब का प्रकाशन किया। मद्रास में एम सिंगारवेलू ने लेबर किसान गजट की स्थापना की। सारे देश में 1927 के बाद युवक संगठन स्थापित किए गए। 1928 और 1929 के दौरान पूरे देश में युवकों के सैकड़ों अधिवेशन आयोजित किए गए। जिन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बुराइयों से देश पीड़ित था, इसके वक्ताओं ने इनसे छुटकारा पाने के लिए क्रांतिकारी हल की वकालत की। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरे देश का दौरा किया। अपने दौरे में उन्होंने साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और जमींदार प्रथा की आलोचना की और समाजवादी विचारधारा को अपनाने की शिक्षा दी। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाले अतिवादी क्रांतिकारी भी समाजवाद की ओर झुके। पूरे दूसरे दशक के दौरान ट्रेड यूनियन तथा किसान आंदोलन तेजी से फैलते रहे। चूंकि तीसरे दशक के दौरान सारा विश्व महान आर्थिक मंदी में डूबा हुआ था, इसलिए इस दौरान समाजवादी विचार और अधिक लोकप्रिय हुए। समूची पूंजीवादी दुनिया में बेरोजगारी आकाश छूने लगी। विश्वव्यापी मंदी के चलते पूंजीवादी व्यवस्था की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा। इसलिए
लोग मार्क्सवाद और समाजवाद की तरफ आकर्षित हुए। कांग्रेसी शिविर में ही 1936 और 1937 में जवाहरलाल नेहरू तथा 1938 में 1939 सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने में वाम पक्ष की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना से भी ये बात पुष्ट होती है। लेकिन इन सब के ऊपर जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को समाजवादी दृष्टि प्रदान की और 1929 के बाद भारत में वे समाजवाद और समाजवादी विचारों के प्रतीक बन गए। ये विचार उनके नाम के साथ धीरे धीरे जुड़ने लगा कि स्वतंत्रता की परिभाषा केवल राजनीतिक शब्दावली में नहीं की जा सकती, बल्कि इसके साथ सामाजिक और आर्थिक अंतर्वस्तु का होना भी आवश्यक है। जवाहरलाल नेहरू अब जब 40 साल की युवावस्था में थे, उस समय वे 1929 में ऐतिहासिक लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1936 और 1937 में उन्हें पुनः इसी पद के लिए चुना गया। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में तथा गांधीजी के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक प्रिय नेता के रूप में नेहरू ने कई बार सारे देश का दौरा किया, हजारों मील की यात्राएं की और करोड़ों को संबोधित किया। अपनी पुस्तकों, आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलक, लेखों और भाषणों में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी विचारों को प्रचारित किया और घोषणा की कि यदि आम आदमी को आर्थिक मुक्ति हासिल होती है तभी राजनीतिक मुक्ति सार्थक हो सकती है। इसीलिए राजनीतिक मुक्ति के बाद समाजवादी समाज की स्थापना की जाती है। इस प्रकार नेहरू ने युवा राष्ट्रवादियों की एक समूची पीढ़ी को मोड़ा और समाजवादी विचारों को आत्मसात करने में उनकी मदद की। जवाहरलाल नेहरू जब 1920-21 के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन के संपर्क में आए, तब उनमें आर्थिक सवालों के प्रति दिलचस्पी पैदा हुई। 1922-23 के दौरान जब वे जेल गए, तब जेल में अवकाश के समय विस्तार से रूस और अन्य देशों की क्रांतियों का अध्ययन किया। 1927 में उन्होंने उपनिवेशवादी दमन और साम्राज्यवाद के विरोध में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में ब्रुसेल्स में हिस्सा लिया और समूचे विश्व के साम्यवादियों तथा उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं के संपर्क में आए। इस समय तक मोटे तौर पर वे मार्क्सवाद को स्वीकार करने लगे थे। उसी वर्ष उन्होंने रूस का दौरा किया और नए सोवियत समाज से काफी प्रभावित हुए। वहां से लौटकर उन्होंने सोवियत संघ पर एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसके मुख पृष्ठ पर कवि वर्ड्सवर्थ की फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित निम्नांकित पंक्तियां लिखी। उस भोर में जिंदा रहना आशीर्वाद था, लेकिन युवा होना तो स्वर्ग जैसा था। यदि उनकी जीवनी लेखक सर्वपल्ली गोपाल के शब्दों में कहा जाए तो जवाहरलाल आत्मसजग क्रांतिकारी होकर लौटे थे। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघ गठित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ सहयोग का हाथ बढ़ाया, ताकि पूर्ण स्वराज के लिए समाज के आर्थिक ढांचे को समाजवादी रूप देने के लिए संघर्ष किया जा सके। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, मैं समाजवादी और लोकतंत्रवादी हूं और राजाओं और राजकुमारों में मेरा विश्वास नहीं है। मेरा उस व्यवस्था में भी विश्वास नहीं है जो उद्योगों में आधुनिक राजाओं को जन्म देती है, जिनकी शक्ति और आम आदमी पर जिनका नियंत्रण राजा महाराजाओं से भी अधिक है और जिनके तौर तरीके उसी प्रकार लुटेरों जैसे हैं जैसे पुराने निरंकुश सामंतों के हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि यदि इस देश को अपनी गरीबी और असमानता समाप्त करनी है तो भारत को एक समग्र समाजवादी कार्यक्रम अपनाना होगा। कांग्रेस के लिए श्रमिक और पूंजीपति, जमींदार और काश्तकार के बीच संतुलन कायम रखना संभव नहीं था, क्योंकि वर्तमान संतुलन बुरी तरह से पूंजीपति और भूस्वामी के पक्ष में था। समाजवाद के प्रति नेहरू की प्रतिबद्धता को 1933 से 36 के दौरान अधिक स्पष्ट और धारदार अभिव्यक्ति मिली। भारत किधर प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा था कि निश्चित रूप से भारत सामाजिक और आर्थिक समानता के महान मानवीय लक्ष्य की तरफ जा रहा है। वो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का तथा एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्गों के सभी तरह के शोषण के खात्मे की ओर जा रहा है। और दिसंबर 1933 में नेहरू ने लिखा था, वास्तविक नागरिक आदर्श समाजवादी यानी साम्यवादी आदर्श है।
अप्रैल 1936 की लखनऊ कांग्रेस में उन्होंने समाजवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए स्पष्ट, असंदिग्ध और उत्साह भरे शब्दों में कहा था, मुझे पक्का विश्वास हो चला है कि विश्व की और भारत की समस्याओं के समाधान की एकमात्र कुंजी समाजवाद है। मैं जब इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो अस्पष्ट मानवतावादी अर्थ में नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आर्थिक अर्थ में करता हूं, जिसके अंतर्गत काफी व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तनों की जरूरत होती है, जिसका मतलब होता है व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति, सीमित अर्थों को छोड़कर, जिसका मतलब होता है वर्तमान लाभ की व्यवस्था के स्थान पर सहकारी सेवा के उच्चतम आदर्श की प्रतिष्ठा। मुझे गरीबी को समाप्त करने का और कोई रास्ता नजर नहीं आता। व्यापक बेरोजगारी, जहालत और भारतीय जनता की पराधीनता के अंत का समाजवाद के अलावा अन्य कोई विकल्प नजर नहीं आता। इन्हीं सालों के दौरान नेहरू ने वर्ग विश्लेषण तथा वर्ग संघर्ष पर भी जोर दिया। इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के साथ संबंधों में उलझाव पैदा हुए। वर्गों के संघर्ष को गांधी जी द्वारा अस्वीकार किए जाने पर उन्होंने गांधी जी की आलोचना की। शोषक तथा शोषितों के बीच शांति और समन्वय की शिक्षा देने के लिए तथा पूंजीपतियों और जमींदारों का हृदय परिवर्तन कर ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए भी गांधी जी की आलोचना की। वास्तव में जवाहरलाल नेहरू ने गांधीवादी विचारधारा के कुछ आधारभूत पक्षों का विनम्रतापूर्वक प्रतिवाद करने के लिए अपनी आत्मकथा में पूरा एक अध्याय लिखा है। लेकिन साथ ही भारतीय समाज में गांधी जी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और निभा रहे थे, उसकी उन्होंने भरपूर सराहना भी की। अपने वामपंथी साथियों द्वारा की गई आलोचना से गांधी जी का बचाव करते हुए उन्होंने जनवरी 1936 में एक लेख में लिखा, गांधी जी ने भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी भूमिका निभाई है, क्योंकि वस्तुगत स्थितियों का सर्वोत्तम उपयोग करना उनको आता था। वे आम जनता के दिल तक पहुंच सकते थे। बहरहाल गांधी जी की शिक्षा और उनके कार्यों ने अवश्यंभावी रूप से आम जनता की चेतना को बहुत ऊपर उठाया और सामाजिक समस्याओं को केंद्रीय महत्व दिया। और जहां कहीं भी जरूरी हुआ, उन्होंने निहित स्वार्थों की कीमत पर आम जनता की चेतना को ऊपर उठाने पर जोर दिया। इसके चलते राष्ट्रीय आंदोलन अत्यंत शक्तिशाली तरीके से जनोन्मुखी बना। 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे वामपंथियों से गांधी जी के प्रति अपनाए गए रुख पर सलाह देते हुए जो बात कही थी, उसको मोहित सेन ने अत्यंत सुंदर ढंग से संक्षेप में प्रस्तुत किया है। नेहरू को विश्वास था कि कांग्रेस जनों का बहुसंख्यक आकारहीन मध्य मार्गी था। गांधी जी न सिर्फ इनका प्रतिनिधित्व करते थे, बल्कि किसी भी व्यापक जन आंदोलन के लिए उनका होना आवश्यक था। उनसे वामपंथियों का कितना भी मतभेद क्यों न हो, उनको या मध्य मार्गियों को छोड़ा नहीं जा सकता था, बल्कि उनकी रणनीति मध्य मार्गियों को बाईं ओर खींचने की होनी चाहिए थी। और जहां तक गांधी जी का सवाल था, गांधी जी इसके लिए उपयुक्त थे। लेकिन समाजवाद के प्रति नेहरू की प्रतिबद्धता का एक विशेष ढांचा था, जिसमें राजनीतिक और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को तब तक प्रमुख स्थान दिया गया था जब तक भारत पर विदेशी शक्ति का शासन था। वास्तव में बिना दूसरी शक्ति को कमजोर किए इन दोनों प्रतिबद्धताओं को एक साथ निभाना उस समय का मुख्य कार्यभार था। नेहरू ने 1936 में समाजवादियों से कहा था कि उनको दो आधारभूत बातों ने प्रभावित किया है। वे हैं राष्ट्रवाद और राजनीतिक स्वतंत्रता, जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है, और सामाजिक स्वतंत्रता, जिसका प्रतिनिधित्व समाजवाद करता है। और इन दोनों बातों को जारी रखकर एक दूसरे के साथ दूध पानी की तरह मिलाना भारतीय समाजवादियों के सामने मुख्य समस्या है। इसलिए नेहरू ने कोई ऐसा संगठन बनाने का प्रस्ताव नहीं माना जो कांग्रेस से अलग अथवा उससे स्वतंत्र हो, अथवा गांधी जी तथा दक्षिणपंथी कांग्रेसियों से जो नाता ही न रखे। मुख्य काम था कांग्रेस को प्रभावित करना अथवा पूरी तरह से उसका समाजवादी दिशा में रूपांतरण करना, और इस लक्ष्य को कांग्रेस के झंडे के नीचे रहकर और किसानों तथा मजदूरों को इस संगठन में शामिल करके ही सर्वोत्तम रूप से पाया जा सकता था
और नेहरू को लगा कि वामपंथी को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से अलग किसी भी हालत में एक अलग संप्रदाय भर नहीं होने देना है। सोवियत रूस और उसकी क्रांतिकारी प्रतिबद्धता से आकर्षित होकर भारतीय क्रांतिकारियों की काफी बड़ी संख्या जो प्रवास में थे वहां पहुंची। उनमें सबसे विख्यात और महान क्रांतिकारी का नाम था M.N. राय, जिन्होंने लेनिन के साथ मिलकर उपनिवेशों के प्रति कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीति तैयार करने में मदद की। राय के नेतृत्व में इसी प्रकार के 7 भारतीयों ने मिलकर अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। जैसा कि हम देख चुके हैं, इस प्रयास से पृथक कई वामपंथी समूह और कम्युनिस्ट दल और संगठन 1920 के बाद भारत में अस्तित्व में आने लगे थे। दिसंबर 1925 में इनमें से अधिकांश समूह कानपुर में आपस में मिले और इन लोगों ने एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन कायम किया, जिसका नाम रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। कुछ समय बाद SV घाटे इसके महामंत्री के रूप में उभर कर सामने आए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने सभी सदस्यों से कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए कहा। उनसे ये भी कहा गया कि उसके सभी मंचों पर वे एक सशक्त वाम पक्ष बनाएं तथा सभी क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों से कांग्रेस के मंचों पर सहयोग करें कि कांग्रेस अधिक क्रांतिकारी और जनाधार वाले संगठन का रूप ग्रहण करे। शुरुआती दौर के कम्युनिस्टों के राजनीतिक कार्य का मुख्य रूप मजदूरों और किसानों के दलों को संगठित करके उनके माध्यम से काम करना होता था। इस प्रकार का पहला संगठन लेबर स्वराज पार्टी था। वो कांग्रेस का संगठन था। नवंबर 1925 में इसका संगठन बंगाल में मुजफ्फर अहमद, नजरुल इस्लाम, हेमंत कुमार सरकार और कुछ दूसरे लोगों ने मिलकर किया था। 1926 के उत्तरार्ध में बंबई में कांग्रेस लेबर पार्टी नामक संगठन बनाया गया तथा पंजाब में कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना की गई। 1923 से ही लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान मद्रास में काम कर रही थी। 1928 तक आकर इन सभी प्रांतीय संगठनों को मिलाकर एक नया संगठन बनाया गया, जिसका नाम वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी WPP रखा गया तथा इसको अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया, जिसकी इकाइयां दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी स्थापित की गईं। सभी कम्युनिस्ट इस पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना, जिससे इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके और वर्ग संगठनों में स्वतंत्र रूप से मजदूरों और किसानों को शामिल किया जाए, जिससे पहले स्वतंत्रता हासिल की जाए, उसके बाद समाजवाद के लक्ष्य तक पहुंचा जाए। वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी का विकास काफी तेजी से हुआ और बहुत कम समय में कांग्रेस के भीतर कम्युनिस्ट प्रभाव बढ़ने लगा। खासतौर से बंबई में ये प्रभाव अधिक था। बहरहाल जवाहरलाल नेहरू तथा कुछ दूसरे क्रांतिकारी कांग्रेस जनों ने वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी द्वारा कांग्रेस के रुख को क्रांति की ओर उन्मुख करने का प्रयास करने तथा वाम पक्ष के प्रभाव को बढ़ाने का स्वागत किया। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस, नौजवानों के संगठनों तथा दूसरी वामपक्षी शक्तियों ने और वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी ने कांग्रेस के भीतर एक सशक्त वाम पक्ष बनाने में और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वाम पक्ष में झुकाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ट्रेड यूनियन मोर्चे पर वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी ने तेजी से प्रगति की और 1927 से 29 के दौर में मजदूर वर्ग के संघर्ष के उभार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कम्युनिस्टों द्वारा मजदूर वर्ग के बीच अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में भी इसकी अहम भूमिका थी। 1929 और उसके बाद 2 ऐसी घटनाएं घटी जिनके चलते कम्युनिस्ट तथा वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का प्रभाव और राष्ट्रीय आंदोलन तेजी से बढ़ता हुआ पहले रुक गया और अंततः एकदम समाप्त हो गया। पहली घटना थी सरकार द्वारा जबरदस्त दमन, जिसका शिकार कम्युनिस्ट हुए। 1922 से 24 के बीच सोवियत रूस से भारत में प्रवेश करने की कोशिश में कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया गया और राजद्रोह के अनेक मामलों में फंसाकर उन पर पेशावर में मुकदमे चलाए गए और लंबी सजाएं दी गईं। 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, मालिनी गुप्ता
और शौकत उस्मानी को षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर सरकार ने कम्युनिस्ट आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। इन चारों लोगों को 4-4 साल की कैद की सजा सुनाई गई। 1924 तक राष्ट्रीय और ट्रेड यूनियन आंदोलन में कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव के कारण सरकार गंभीर रूप से चिंतित थी। इसने इन पर भयानक रूप से प्रहार करने का निश्चय किया। मार्च 1929 में अचानक एक ही झपट्टे में सरकार ने 32 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें क्रांतिकारी राजनीतिकर्मी तथा ट्रेड यूनियन के लोगों के साथ 3 ब्रिटिश कम्युनिस्ट भी थे। ये 3 लोग थे फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडले और लेस्टर हचिंसन। ये लोग भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन को संगठित करने में मदद के लिए आए थे। सरकार का मूल उद्देश्य यूनियन आंदोलन को समाप्त करना और कम्युनिस्टों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग थलग करना था। 32 अभियुक्तों पर मेरठ में मुकदमा चलाया गया। मेरठ राजद्रोह कांड तत्काल राष्ट्रीय महत्व धारण कर गया। कैदियों को बचाने के लिए अनेक राष्ट्रवादी सामने आए, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी और M.C. छागला भी थे। गांधी जी मेरठ जेल जाकर कैदियों से मिले और उनसे अपनी एकजुटता का इजहार किया और आगामी संघर्ष में उनका सहयोग मांगा। कैदियों ने अपने बचाव में कचहरी में जो बयान दिए, उनको सभी राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा और इस प्रकार साम्यवादी विचारों से देश के लाखों लोगों को पहली बार परिचित कराया। कम्युनिस्टों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से अलग थलग करने की सरकार की मंशा न केवल असफल रही, बल्कि इसके एकदम उल्टे परिणाम निकले। लेकिन एक अन्य मामले में सरकार को कामयाबी हासिल हुई। आगे बढ़ता हुआ मजदूरों का आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। लेकिन इसके साथ ही कम्युनिस्टों ने अपने ही ऊपर एक घातक प्रहार किया, मानो सरकार का प्रहार नाकाफी रहा हो। उन्होंने अचानक जो कदम उठाया उसे वामपंथी शब्दावली में संकीर्ण राजनीति अथवा वामपंथी भटकाव की संज्ञा दी जाती है। इस अध्याय का शेष भाग कृपया अगली फाइल में सुनें।